हमारी इस खास पेशकश में मैं हूं आपके साथ गीतू चौहान। छत्तीसगढ़ से एक अच्छी खबर आई है। छत्तीसगढ़ में बेरोजगारी कम हुई है। कई विकसित राज्यों को पीछे छोड़ते हुए प्रदेश ने बड़ी कामयाबी हासिल की है। बेरोजगारी दर राष्ट्रीय औसत से भी आधी रह गई है। आखिर कैसे हुआ, इस पर हम विस्तार से चर्चा करेंगे। एक विशेष पैनल चर्चा के लिए हमारे साथ मौजूद रहेगा, लेकिन उससे पहले देखिए खास रिपोर्ट। छत्तीसगढ़ में कम हुई बेरोजगारी, राष्ट्रीय औसत से भी हो गई आधी। जो प्रदेश सालों से बेरोजगारी का दंश झेल रहा था, उससे अब छुटकारा मिलता दिख रहा है। आपको जानकर ताज्जुब होगा कि बेरोजगारी कम करने में सरकार को बड़ी कामयाबी मिली है। आंकड़े बताते हैं कि प्रदेश में बेरोजगारी दर राष्ट्रीय दर से भी आधी रह गई है। छत्तीसगढ़ की बेरोजगारी दर 3.8% है, जबकि राष्ट्रीय स्तर पर यह आंकड़ा 7.6% है। इतना नहीं, इस मामले में विकसित राज्य भी पीछे छूट गए हैं। अब सवाल है कि आखिर ये सब कैसे हुआ। तो बताया जा रहा है कि कोरोना में भी उद्योग धंधों को कम प्रभावित रखा गया। लॉकडाउन में भी सरकार ने प्रभावी कदम उठाए। संक्रमण काल में भी लोगों को काम मिलता रहा। गाँव में रोजगार से संबंधित योजनाएं चलाई गई। वनांचल में लघु वनोपज का संग्रहण किया गया। प्रोसेसिंग और मार्केटिंग के काम चलते रहे। इससे रोजगार के साथ आमदनी भी प्रभावित नहीं हुई। ग्रामीण अर्थव्यवस्था को बेहतर बनाने के प्रयास होते रहे। इससे गांव में निरंतर रोजगार सुलभ होता रहा। जिन योजनाओं में सबसे ज्यादा फायदा हुआ, सुराजी गांव योजना, गोधन न्याय योजना, राजीव गांधी किसान न्याय योजना का खूब लाभ मिला। इससे रोजगार के साथ साथ लोगों की आमदनी भी बढ़ी। कोरोना काल में भी पैसों का फ्लो बना रहा। यानी कहीं ना कहीं सरकार ने कोरोना में भी आर्थिक गतिविधियों को बनाए रखा, जिससे रोजगार के साथ आर्थिक स्थिति भी बेहतर बनी रही। देखिए, देश में जहां बेरोजगारी दर लगभग 22% है, वहीं छत्तीसगढ़ में बेरोजगारी दर लगभग 3% है। छत्तीसगढ़ में माननीय भूपेश बघेल सरकार की नीतियां, उपलब्धियों, योजनाओं के कारण यहां के लोगों को रोजगार मिला है, जो राष्ट्रीय औसत से बहुत नीचे है। तो कहीं ना कहीं हम सबके लिए खुशी की बात है। आज तो किसी को रोजगार के अवसर ही नहीं है। आंकड़े, सरकारी आंकड़े बताते हैं और खुश होते हैं। जाके नागरिकों से पूछो जो लाखों की संख्या में फॉर्म भराने के बाद भी बेरोजगार घूम रहे हैं। अब आपको बताते हैं कि आखिर किस राज्य में कितनी बेरोजगारी दर है। हरियाणा में 35.7% है, तो राजस्थान में 26.7%। वहीं बिहार की बात करें तो 13.6% है, तो झारखंड में 16%, दिल्ली में 11.6% और गोवा में 12.6% है। वहीं छत्तीसगढ़ में 3.8% बेरोजगारी दर है। आंकड़ों से साफ है कि बेरोजगारी के मामले बड़े और विकसित राज्यों से छत्तीसगढ़ कोसों पीछे है। अगर यही स्थिति आगे भी बनी रही तो आने वाले समय में प्रदेश में बेरोजगारी शायद मुद्दा ही ना रहे। क्योंकि यह सच है कि भूपेश सरकार के एजेंडे में किसान और गांवों का विकास पहले पायदान पर है। इससे न सिर्फ गांवों की तस्वीर बदल रही है, बल्कि लोगों की आमदनी बढ़ रही है। इसके साथ ही प्रदेश की अर्थव्यवस्था भी बेहतर हो रही है। और उसी का नतीजा है कि प्रदेश ने रोजगार के मामले में लंबी छलांग लगाई है। टीम न्यूज स्टेट। तो विकसित राज्यों से भी बेहतर है फिलहाल प्रदेश की स्थिति। अगर रोजगार की हम बात की जाए तो यहाँ पर 3.8% कहीं ना कहीं बेरोजगारी बची हुई है और उम्मीद की जा रही है कि आने वाले समय में ये भी कम होगी। इस वक्त हमारे साथ राजनीतिक विश्लेषक जयंत वर्मा जुड़े हुए हैं। जयंत जी, आपका स्वागत है। जयंत जी, तो सबसे पहले मेरा सवाल आपसे, क्योंकि जिस तरह से ये बेरोजगारी दर कम होती जा रही है छत्तीसगढ़ में, आखिर छत्तीसगढ़ ऐसा क्या चमत्कार कर रहा है, ऐसा कौन सा मॉडल है ये जो अपनाया गया है छत्तीसगढ़ के द्वारा कि ये बेरोजगारी दर कम होती जा रही है? देखिए, बेरोजगारी जो है वो छत्तीसगढ़ वैसे तो वो कृषि, वहाँ का सबसे ज़्यादा जो व्यवसाय है वो कृषि का है और कृषि कार्यों में लोग लगे हुए हैं। और सिंचाई की व्यवस्था यदि होगी तो साल भर वो खेती करेंगे। परंतु जो गांव से पलायन होता था तो उसको रोकने के लिए एक जो NREGA था, राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार कार्यक्रम, उस कार्यक्रम के तहत वो कार्यक्रम ही इसीलिए आया था कि जो गांव से रोजगार
की तलाश में शहर जाते हैं उनको रोका जाए, और उसका यदि सबसे ज़्यादा वहाँ पे इस्तेमाल किया गया है तो मुझे लगता है कि बेरोजगारी कम होगी। फिर रोजगार के बारे में एक बड़ी महत्वपूर्ण बात है जिसको कि कोई ध्यान नहीं देता है। रोजगार दो प्रकार का है। एक रोजगार वो है जिसमें अपॉइंटमेंट लेटर मिलता है तो एक आदमी काम करता है और पूरे परिवार का वेतन मिलता है, जैसे सरकारी कर्मचारी लोग होते हैं, और एक होता है जो दैनिक वेतन भोगी है, जो काम करता है तो उसके अपने अकेले का वेतन मिलता है। तो अब ये देखना है कि इसमें कितने लोग हैं जो पारिवारिक वेतन की श्रेणी में हैं और कितने लोग हैं जो इंडिविजुअल वेतन की श्रेणी में हैं। और इंडिविजुअल वेतन की श्रेणी में है तो परिवार के हर सदस्य को काम करना पड़ता है। तो इसको थोड़ा सा और ज़्यादा गहराई में जाके समझना पड़ेगा कि इसमें रोजगार किस प्रकार का है। ये यदि उनको अपने दैनिक वेतन वाले काम में लगे हुए हैं तो परिवार के हर सदस्य काम कर रहे हैं, तो हालांकि रोजगार तो है परंतु शोषण भी है ये, क्योंकि मानवाधिकार की जो विश्वव्यापी घोषणा है उसके अनुच्छेद 23(3) में लिखा है कि काम करने वाले व्यक्ति को पूरे परिवार का वेतन मिलना चाहिए, परंतु भारत में ऐसा नहीं है। वहाँ निर्वाह मजदूरी दी जाती है, आदमी को इंडिविजुअल जो दैनिक वेतन भोगी है उसको इंडिविजुअल वेतन दिया जाता है। तो मुझे लगता है कि इसको थोड़ा सा और गहराई में देखना पड़ेगा कि रोजगार किस प्रकार का है। फिर भी यदि 3% सिर्फ बेरोजगारी है तो ये काफ़ी अच्छा काम है और भूपेश बघेल जी का काफ़ी सराहनीय योगदान है इसमें। बिल्कुल जयंत जी, यहाँ पर हम ये भी समझना चाहेंगे कि जिस तरह से लगातार भूपेश सरकार अच्छा काम कर रही है, कहीं ना कहीं बीजेपी इतने सालों में इतना काम नहीं कर पाई जितना कि भूपेश सरकार ने जो एक बड़ी समस्या है बेरोजगारी की उस पर काम किया है। जी, अब ये है कि जैसा कि प्रधानमंत्री ने एक बार शुरू में भाषण में ही कहा था कि गड्ढा खोदने के लिए लगा था, परंतु जो बिल्कुल, तो कुल मिलाकर जिस तरह से ये आंकड़े सामने आ रहे हैं और ये जो बेरोजगारी की दर अब 3.8 रह गई है, जबकि राष्ट्रीय दर की अगर हम बात करते हैं तो ये 7.6 से ज्यादा बताई जा रही है। राष्ट्रीय स्तर पर बेरोजगारी दर 7.6% है, जबकि खुद छत्तीसगढ़ में ये 3.8% रह गई है। तो कुल मिलाकर विकसित राज्यों से भी बेहतर इस वक्त छत्तीसगढ़ की स्थिति है। रोजगार को लेकर आपको बता दें कि तमाम तरह की योजनाएं शुरू की गई भूपेश सरकार की तरफ से और ये फायदेमंद साबित रहा है, क्योंकि जिस तरह से पलायन होता है गांव से लेकर, कुछ ऐसी नीतियां रही हैं भूपेश सरकार की, कुछ ऐसी योजनाएं रही जिन्हें शुरू किया गया और ऐसे में कहीं ना कहीं लोगों को फायदा हुआ, जिसके चलते कोरोना काल में भी कहा जा रहा है कि बेरोजगारी नहीं रही और ये दर कम होती चली गई। अगर इसी तरह से भूपेश सरकार काम करती है तो उम्मीद की जा रही है कि आने वाले समय में ये मॉडल एक ऐसा मॉडल बनेगा कि इसे बाकी जो राज्य हैं वो भी अपना सकते हैं। और इस वक्त हमारे साथ बीजेपी प्रवक्ता गौरीशंकर श्रीवास जुड़े हुए हैं। गौरीशंकर जी, आपका स्वागत है। नमस्कार। और इस वक्त हमारे साथ गौरीशंकर श्रीवास लगातार बने हुए हैं, जयंत वर्मा भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। गौरीशंकर जी, आपसे जानना चाहेंगे, इतने लंबे समय में शायद बीजेपी ने वो काम नहीं किया जो कि काफी कम समय में कांग्रेस कर दिखा चुकी है। 2018 के चुनाव में ये कांग्रेस पार्टी का ये आरोप था कि प्रदेश में 25 लाख पंजीकृत और 25 लाख अपंजीकृत, मतलब 50 लाख से ज्यादा लोग बेरोजगार। तो ऐसे में तो आज के डेट में 60-70 लाख से ज्यादा लोग बेरोजगार हैं और आपके चैनल पे तुलना हो रही है राष्ट्रीय और छत्तीसगढ़ सरकार की। तो मुझे ऐसा लगता है कि तुलना तो आप लोग अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी करने का हो सकता है कि छत्तीसगढ़ से हमारी तुलना होनी चाहिए युगांडा की, हमारी तुलना से त्रिनाथ त्रिभुवन की, कैमरून की, वेस्ट इंडीज की, जमैका की, छोटे छोटे और भी जो राज्य है उनकी तुलना हो जानी चाहिए। ये कैसा तुलना है कि राष्ट्र से 2.5 करोड़ 3 करोड़ लोगों की तुलना हो रही है। और स्पष्ट रूप से चैनल में थोड़ा देर पहले मैं देख रहा था कि प्रदेश के हजारों युवा सड़क के इस बात का आरोप लगा रहे हैं कि नियमित करने की बात कही कि नियमित तो नहीं है, उल्टा नौकरी से निकाल दिया गया। ना इनका संविदा जो कर्मचारी उनका इंक्रीमेंट किया जा रहा है, ना इनको भत्ता मिलता है और सारा झूठ और नफाजी की दुकानदारी पिछले 2.5 साल से प्रदेश में चलाई जा रही है। सोनिया गांधी जी के घर में वर्चुअल मुख्यमंत्री जी कहते हैं कि 20 लाख लोगों को कोरोना काल में रोजगार दे दिया। यहाँ छत्तीसगढ़ में कोई व्यक्ति घर में नहीं निकल रहा है। ये आंकड़ों की बात बेरोजगारी करके देश को गुमराह कर रहे हैं, प्रदेश को गुमराह कर रहे हैं। हालात ये है कि बच्चे आज भी सड़क पे हैं, एक बात का कमाल है और लगातार इस प्रदेश का दुर्भाग्य है कि किसान आत्महत्या करता है,
उसे शराबी घोषित कर दिया जाता है, कोई मजदूर आत्महत्या करता है उसे ट्रिप पर लाइसेंस लगा दिया जाता है, कोई युवा आत्महत्या करता है उसे मानसिक विकृत बता दिया जाता है। तो यह प्रदेश सरकार का हाल है। इसलिए इस प्रकार की बाजी कभी अगर ये करते हैं तो इसको मुबारक है, लेकिन वास्तव में जो हकीकत है वो भी छुपा नहीं है। 2 बार की दलाली क्या है, पंचर साधने की सलाह इनके मंत्री को देते हैं प्रदेश के युवाओं को, अगर उसको रोजगार के पैमाने में रखते हैं तो आज प्रदेश के युवा सुरक्षित तो है, क्यों नियमित नहीं कर रहे हैं सबको, क्यों रोजगार नहीं मुहैया हो रही है। कोई भी सेक्टर में आप देखेंगे आज युवाओं के साथ में न्याय नहीं हो रहा है। आज हालात ये है कि प्रदेश का युवा खून के आंसू रो रहा है, प्रदेश का युवा नशे की गिरफ्त में जा चुका है। लगातार ये चीजें हमको देखने मिल रही है और सरकार, केंद्र सरकार को इस तरीके का आंकड़ा देख के एक तरफ बाजीगरी करती है, दूसरी तरफ एनसीआरटी का जो आंकड़ा आता है उसको तो छत्तीसगढ़, बिहार और यूपी को पीछे छोड़ चुका है। तो क्या उस आंकड़े को राज्य सरकार सहमत होगी? दोनों चीजें एक साथ नहीं चलेगी। प्रदेश का युवा आज भी अपने आप को छला हुआ महसूस कर रहा है और राज्य सरकार की जो नीति है और खास तौर पर रोजगार को लेकर जो नीति है वो पूरी तरह से युवा विरोधी साबित हो चुकी है। और इस वक्त हमारे साथ जयंत वर्मा भी जुड़े हैं। जयंत जी, तो जिस तरह से गौरी शंकर कह रहे हैं कि ये सिर्फ एक बाहरी दिखावा है जबकि हकीकत कुछ और है, क्या आप भी ऐसा ही मानते हैं? नहीं, मुझे तो ऐसा नहीं लगता है। यदि ऐसी बात है तो उनको भी आंकड़ों के साथ सामने रखना चाहिए अपनी बात। और जैसा मैंने पहले भी कहा कि ये जो रोजगार है ये किस प्रकार का रोजगार है, क्योंकि वहाँ 26% जनजाति समाज के लोग हैं और वो वन पे आश्रित हैं। वन पे आश्रित हैं तो वनाधिकार कानून और पेशा कानून के तहत तो बहुत उनका रोजगार सृजित हो सकते हैं। तो वो काम अभी छत्तीसगढ़ में नियम तो पेशा के बने हैं परंतु लागू अभी तक नहीं हुए। यदि वो लागू हो जाए तो लोगों को अपने वनोपज से ही बहुत ज़्यादा रोजगार मिल जाएगा। तो एक तो पंचायती राज मंत्री जो हैं आपके टी.एस. सिंहदेव जी, वो काफ़ी प्रयासरत हैं उस कानून को लागू करने, नियम को, तो अभी नहीं लागू कर पाए। तो दूसरा यह है कि पढ़े लिखे लोगों को जो रोजगार चाहिए वो अपॉइंटमेंट लेटर का रोजगार चाहिए, वो पक्की नौकरियों का चाहिए। और वैसे रोजगार मुझे नहीं लगता कि ज़्यादा सृजित हुए होंगे, क्योंकि वो तो वो सरकारी कर्मचारियों का जैसे होता है। तो वैसे रोजगार मुझे लगता है सृजित करने में अभी तो भारत सरकार भी फेल है, क्योंकि पढ़े लिखे तो जितना रोजगार है वो पूरे हिंदुस्तान में एक क्लास 4 के पदों के लिए पीएचडी होल्डर आजकल आवेदन कर रहा है। तो वो जो है पक्की नौकरी वाले रोजगार तो अभी सृजित नहीं हुए होंगे, परंतु यह है कि आदमी को जिंदा रहने के लिए दैनिक मजदूरी जो मिलनी चाहिए वो वहाँ पे उनने सृजित किया है और ये बड़ा काम है। धीरे धीरे उनको उनका वेतन बढ़ाना चाहिए और ताकि परिवार के सब लोगों को काम करने की मजबूरी ना रहे, ये प्रयास किया जाना चाहिए। मुझे लगता है कि मुख्यमंत्री जी इस दिशा में भी सोच रहे हैं। जी जयंत जी, यहाँ पर हम ये भी समझना चाहेंगे कि जिस तरह से छत्तीसगढ़ में जो मॉडल अपनाया गया है और कहीं ना कहीं ग्रामीण क्षेत्रों पर ज़्यादा ध्यान दिया गया है, यहाँ पर कुछ ऐसी योजनाएं चलाई गई हैं, जैसे कि अगर हम बात करते हैं गोधन योजना की, तो कुल मिलाकर जो गाँव से जुड़ी हुई जितनी भी सेवा है वो यहाँ पर करने के लिए, और जो गोबर से एक बार फिर से जो खाद बनाने की प्रक्रिया की जा रही है, कहीं ना कहीं ग्रामीणों को इसका बहुत ज़्यादा लाभ मिला है। जी, भारत के संविधान में जो शासन के मूलभूत तत्व लिखे गए हैं अनुभाग 4 में, उसमें ये कहा गया है कि हर राज्य का कर्तव्य है कि उस राज्य के नागरिकों का जो आजीविका के साधन है वो पूरी तरह से उनको उपलब्ध कराना, ये राज्य का कर्तव्य है। और उस दिशा में यदि अच्छा प्रयास हो रहा है, अच्छी योजनाएं आ रही हैं, तो मुझे लग रहा है कि मुख्यमंत्री जी संविधान की मंशा के अनुसार काम कर रहे हैं और हमें सब उनके इस काम की सराहना करनी चाहिए और अपेक्षा करनी चाहिए कि इस दिशा में वो और अच्छा काम करें। जी, गौरीशंकर जी कुछ कहना चाह रहे हैं, जी बताइए। मेरा साफ ये कहना है कि कांग्रेस के प्रवक्ता तो भाग खड़े हुए हैं डिबेट से, लेकिन उनकी कमी कहीं न कहीं जयंत जी पूरी कर रहे हैं और आंकड़ों की उन्होंने बात कही है। तो मैं स्पष्ट रूप से कहना चाहता हूँ कि 70 लाख जो बेरोजगारी आंकड़ा है उसमें कांग्रेस पार्टी ने कितने लोगों को रोजगार दिलाया है इस बात को बताएं, और जितने भी रिक्त पद हैं क्या उसमें भर्ती हो रही है। कम सेक्टर के जो फॉर्म है लोगों से 1600 लिए आज लगभग 3 साल हो गया और अभी तक उनकी भर्ती नहीं हो रही है। ऐसे 1000 लोग हैं
कांस्टेबल पद में कितने जन भर्ती हुई है, व्याख्याता के पद रिक्त है। नियमित करने की जहां तक बात आ रही है तो इन्होंने हर मंच पर जाकर चुनाव के पहले इस बात को प्रमाणित तौर पर कहा कि हमारी सरकार बनेगी, हम सबको नियमित कर देंगे। आज प्रदेश में हालात ये है कि जिन कोरोना योद्धाओं ने इतने हालात में प्रदेश की सेवा की, उनको नौकरी से निकाल दिया गया, वो रोड अनशन कर रहे हैं। आज का जो दृश्य है छत्तीसगढ़ की राजधानी में वो काफी मार्मिक है। और बिजली कर्मचारी से लेकर कई विभाग हैं, इसमें प्रदेश का युवा अपने आप को छला हुआ महसूस किया। कांग्रेस पार्टी के शीर्ष नेता जा जाकर वहां पर मत को ये दिलासा देते रहे, और अब सरकार बनने के बाद जिन्होंने रंग बदला है, ये बहुत ही बड़ा हिंदुस्तान की राजनीति में अपने आप में नायाब मुजाहिरा है। और मैं फिर कहता हूँ कि जितनी योजनाएं बताई जा रही है, जयंत जी बहुत अच्छा कांग्रेस के प्रवक्ता बनकर विश्लेषण कर रहे हैं, वो छत्तीसगढ़ भी आकर देखें कि गोबर का जो गोधन न्याय योजना है उसमें ये हाल है कि 280 किलो चारा खाता है बैल और 64 किलो गोबर दे रहा है। तो ये कैसा भ्रष्टाचार का स्मारक है, इस बात का विश्लेषण आज पूरा प्रदेश कर रहा है। इस तरीके से सारे योजनाओं को परिता लग चुका है। ग्रामीण अर्थव्यवस्था की बड़ी बड़ी बातें हो रही है। मनरेगा में ना उनको रोजगार मुहैया कराया जा रहा है। प्रदेश सूखा की चपेट में है। युवा आज पूरी तरह से बर्बाद हो चुका है। छत्तीसगढ़ आज नशा का गढ़ बन चुका है। रोजगार देने के नाम पे सरकार ने किस प्रकार की बातें ऐसी बयान गिर बनकर चैनल के माध्यम से विज्ञापन में दिया है, वो धरातल पे देखने अगर वास्तव में फलीभूत होता तो प्रदेश का युवा सड़क पे नहीं होता, प्रदेश का युवा आत्महत्या नहीं करता। इतना प्रदेश का युवा खुशहाल हो गया है और इतना इन्होंने रोजगार बांट दिया है कि आज प्रदेश का युवा नाच रहा है। मतलब जयंत जी जो बात को कह रहे हैं, लेकिन हालात दूसरी है। प्रदेश के युवा आज भी खून के आंसू रो रहे हैं और इस बात को सोच रहे हैं कि हमने अपना मुस्तकबिल किन हाथों में सौंप दिया है। गौरीशंकर जी, आंकड़े हैं आपके पास? छत्तीसगढ़ में जो हालात बने हुए हैं उसको लेकर क्या कोई आंकड़े आप पेश कर सकते हैं? कितनी तादाद में ये लोग हैं, कितना प्रतिशत है ये? देखिए, मैं तो स्पष्ट रूप से कह रहा हूँ, आरोप तो ये लगाते थे कि रमन सिंह जी की सरकार के समय 25 लाख पंजीकृत और 25 लाख अपंजीकृत, मतलब 50 लाख का आंकड़ा ये देते थे, हम नहीं बोलते थे। लेकिन आज प्रदेश में कोरोना काल में एक भी ढेला इस प्रदेश के युवाओं को इस सरकार ने नहीं दिया, ना रोजगार किसी प्रकार का मुहैया करा। पिछले 1.5 साल में हालात ये है कि प्रदेश के आदिवासी और किसान पलायन कर रहे हैं दूसरे राज्यों में। ऐसा कभी नहीं देखने मिला कि खेती किसानी के दौर में किसान और युवा पलायन कर रहे हैं, दूसरे राज्य में बंधुआ मजदूर बना लिए गए। प्रदेश की 33,000 बेटियां लापता है, जिसको कहते थे कि हम ला कर छत्तीसगढ़ में देंगे। 33 बेटियों को भी इन्होंने लाने का कार्य नहीं किया है। ये प्रमाणित आंकड़ा बता रहा हूँ आपको मैं। हजारों की संख्या में आज भी युवा पलायन कर रहे हैं आदिवासी क्षेत्र में भरे किसी के समय। ये बिल्कुल भी सत्यता बात है। अपने कैमरामैन को अपने चैनल को आप जाकर भेजिए, आपको सारी चीजें मिल जाएगी। ये कोई महज आरोप नहीं है, ये प्रमाणित चीजें हमको देखने मिल रहा है छत्तीसगढ़ में। और कोरोना काल में चीजें और बढ़ी है, इसलिए राष्ट्रीय आंकड़ा और अंतर्राष्ट्रीय आंकड़ा और खुद को एक प्रचार करना कि छत्तीसगढ़ में बेरोजगारी और राष्ट्रीय आंकड़े से, तो राष्ट्रीय आंकड़ों को देखते हैं। राष्ट्रीय जनसंख्या कितना, छत्तीसगढ़ कितना है, तो ये तुलना बिल्कुल भी गलत है। आप बाकी राज्यों से जो तुलना कर रहे हैं, वहाँ के जनसंख्या घनत्व, तो वहाँ के हालात को देखिए, अपने हालात को देखिए। यहाँ पर प्राकृतिक पूरी तरह संपदा, उसके बाद प्रदेश का युवा सड़क पर क्यों है, क्यों आत्महत्या कर रहा है, क्यों आंदोलन कर रहा है? ये सिर्फ ढिंढोरा पीटा जा रहा है। झूठ की दुकानदारी और लखाजी की दुकानदारी यहाँ पर चलाई जा रही है, उससे ज्यादा कुछ नहीं। जयंत जी, क्या वाकई ऐसा है कि जो पलायन है वो लगातार बढ़ रहा है या फिर अब ये स्टेबल हो गया है छत्तीसगढ़ में? देखिए, ये जो बात अभी भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता कह रहे हैं, अभी जो पूरी की पूरी चर्चा है ये एनएसओ की रिपोर्ट के आधार पे है और वो केंद्रीय सरकार भारतीय जनता पार्टी की है, उसने ये आंकड़े दिए हैं। यदि इनको लगता है कि पलायन है तो इनको केंद्र सरकार को कहना चाहिए, भारतीय जनता पार्टी की सरकार है वहाँ, कि भाई पलायन कहाँ पे हो रहा है और उसके आंकड़े प्रस्तुत करें। और जो कुछ भी वो बता रहे हैं उसका केंद्र सरकार को बोल के और उस प्रकार का आंकड़े पूरे देश के प्रस्तुत किए जाएं और उसके आधार पे कंपैरेटिव स्टडी की जाए। तो ये तो उन्हीं की सरकार है केंद्र में। तो अभी जो केंद्र की सरकार ने जिस प्रकार के आंकड़े दिए हैं और जिसके आधार पे वो केवल 3% यहाँ बेरोजगारी कह रहे हैं, तो मुझे लगता है कि या तो उसका आधार गलत है और उनको केंद्र सरकार को कहना चाहिए कि भाई आप झूठे आंकड़े दे रहे हो और आपको अपना पूरा का पूरा जो अध्ययन का आधार है उसको चाहिए। और इनको शायद भारतीय जनता पार्टी के किसी ऐसे
जी गौरीशंकर जी, जी बताइए। देखिए जयंत जी कह रहे हैं, इस बात को थोड़ा सा मैं करेक्ट कर देता हूँ। किसान सम्मान निधि के नाम से भी मैंने आंकड़ों का फर्जीवाड़ा किया, जिसमें केंद्र सरकार ने यहाँ के जो किसान जो एलिजिबल नहीं है उसका पूरा लिस्ट को मिटा दिया, करेक्ट कर दिया है। ये फर्जी आंकड़ा उपलब्ध कराने वाले लोग हैं। किसान सम्मान निधि में भी फर्जी आंकड़ा दिया और रोजगार का भी जो आंकड़ा दे रहा है ये भी फर्जी है। देर सवेर केंद्र सरकार इस मामले का भी पटाक्षेप करके रहेगा। जयंत जी, आज कांग्रेस पार्टी का जो प्रवक्ता का भूमिका निभा रहे हैं उनके लिए साधुवाद, लेकिन आपकी जानकारी थोड़ा सा मैं ध्यान से छुप खोले देता हूँ कि प्रदेश का सरकार का हालात ये है कि मीठा मीठा सब कड़वा कड़वा छूटू। एनसीआरबी का जो आंकड़ा है उसको छत्तीसगढ़ ने तो यूपी और बिहार को क्रय में पीछे छोड़ दिया है। अब ये कहते हैं कि आंकड़ा गलत है। केंद्र सरकार राजनीति के प्रेरित आरोप लगा रही है। किसान सम्मान निधि में रंगे हाथ पकड़ाते हैं तो फिर कहते हैं कि रंगे हाथ ये सारा केंद्र सरकार का प्रबंध है। और रोजगार देने में जिस प्रकार से इन्होंने तो फर्जीवाड़ा किया है, देर सवेर इसका भी पटाक्षेप होते रहेगा। ऐसे किसान सम्मान निधि के फर्जी किसानों का इन्होंने आंकड़ा दिया था। जैन जी, तो लगातार जिस तरह से बातें सामने आ रही थी कि भूपेश सरकार की हर जगह तारीफ हो रही है, हालांकि गौरीशंकर जी इस बात से इत्तेफाक नहीं रखते हैं, लेकिन लगातार विकास की बात जरूर छत्तीसगढ़ में कही जा रही थी और होता हुआ दिख भी रहा है। आप क्या मानते हैं? देखिए हमारे लोकतंत्र में ये है कि राजकोष के ऊपर जो कब्जा है वो तो सत्ता का होता है, तो कांग्रेस सरकार का है और 15 साल तक भारतीय जनता पार्टी का था। तो उनके पास तो पूरा तंत्र है, उनके पास पूरा ज्ञान है। उनको भी पैरेलल अपनी एक पूरी शोध की एक टीम बनानी चाहिए, अध्ययन करना चाहिए और वैसे उनको आंकड़े सामने रखना चाहिए। और एक जिम्मेदार विपक्ष का तो यही काम होता है ताकि सरकार को बेनकाब कर सकें। तो उनको आंकड़ों के साथ हर चीज को सामने रखना चाहिए और बेनकाब करना चाहिए। वहाँ हाई कोर्ट भी है, उसमें लगा देना चाहिए। यदि वो झूठ बोल रही है सरकार, संविधान के खिलाफ काम कर रही है, तो ऐसी सरकार को भंग करने का भी उनको मांग किया जा सकता है। परंतु इसके लिए आपको गौरीशंकर जी, क्या बीजेपी ऐसा करेगी? देखिए, मैंने जिस बात को कहा है कि किसान सम्मान निधि का जो आंकड़ा इन्होंने दिया तो उसमें एक्सपोर्ट हो चुके हैं, उसमें बेनकाब हो चुके हैं। और बेरोजगारी का जो आंकड़ा इन्होंने दिया है और बता रहे हैं कि हम रोजगार वीर सरकार बन चुके हैं, ये भी देर सवेर इसका भी नकारा उतारेंगे और आपके चैनल में उतारेंगे। को बुलाइएगा उस डिबेट में। तीसरी बात, लगातार सरकार जिस तरीके से प्रदेश के युवाओं को ठगने का और आपके चैनल में जिस प्रकार से प्रसारित करने का प्रयास कर रही है, ये हर मामले से पर्दा धीरे धीरे हम हटा रहे हैं। चाहे आदिवासी युवा हो, चाहे ओबीसी वर्ग के युवा हो, प्रदेश के हर वर्ग के युवा को जिस तरीके से झूठ बोला गया, ठगा गया, उनके साथ में हम लड़ाई लड़ रहे हैं। हम सड़क में भी लड़ाई लड़ रहे हैं, हम कोर्ट में भी लड़ाई लड़ रहे हैं, हम सदन में भी लड़ाई लड़ रहे हैं। इसलिए हर एक भी जगह हमने सरकार को घेरने में कोई कोताही नहीं बरती। जी गौरीशंकर, तो ये माना जाए कि बीजेपी एक मजबूत विपक्ष की भूमिका निभाएगा और आंकड़ों के साथ जिस तरह से भूपेश सरकार दावे कर रही है उसके सामने अपने आंकड़े प्रस्तुत करेगा, हम यही उम्मीद करते हैं। लेकिन फिलहाल कुल मिलाकर यही बात सामने आ रही है कि जो भी भूपेश सरकार ने मॉडल लिया है बेरोजगारी के लिए, वो आगे बढ़ता हुआ दिख रहा है और कहीं ना कहीं जो रोजगार है वो लोगों को मिल रहा है और एक विकास होता हुआ जरूर छत्तीसगढ़ में इस वक्त दिख रहा है। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का इस चर्चा में हमारे साथ जुड़ने के लिए। और इसी के साथ हमारी इस खास पेशकश में इतना ही।